खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को भेज सकें। हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। आइए इस सेशन की शुरुआत करें। और आज का दिन विशेष है। इसी क्रम में सारे गुरुजन बिंदु जो हैं उनके लिए 4 लाइनें यहां लिखी गई हैं। जीवन में दिया जो पहला ज्ञान, उन गुरु को मेरा कोट प्रणाम। आशा की जो किरण दिखाई, साहस की नई राह दिखाई। कभी कड़क कभी नरम हुए, विचलित हमको ना होने दिए। ऊर्जा का ऐसा संचार किया, सपनों को हकीकत बनाने दिया। आज खड़ा हूं मैं जिस पथ पर, सफलता के ऊंचे शिखर पर, उस गुरु की महिमा अपरंपार, कर दिया मेरे जीवन में चमत्कार। श्रद्धा सुमन आपको है अर्पण, कोटि कोटि मेरा आपको नमन। इसी क्रम में हम आपसे चाहेंगे कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। आज का सेशन पूर्ण रूप से गुरुजन बिंदुओं को समर्पित है और आप सारे लोग इस सेशन से बहुत अच्छी जानकारियां सीखने वाले हैं, जो कि परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें। यहां देखें, पहला है हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या है? देखिए, पहला दिया गया है दोस्तों सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, दूसरा ओनली ऑन अर्थ, तीसरा सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर और चौथा जो दिया गया मानवता के लिए योग। आजकल परीक्षाओं में मित्रों आपके दिवस के साथ साथ थीम भी पूछी जा रही है, तो इस वजह से आपको ये जरूर ध्यान रखना है। इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी सही होगा। सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर जो है ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का थीम है 2022 का। अगर हम बात करें मित्रों राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 का उद्देश्य या पोषण सप्ताह का उद्देश्य क्या है, तो पोषक पदार्थों की पूर्ति या मातृत्व जो मृत्यु दर है और बाल मृत्यु दर है, जिनका पोषण के कारण या पोषण के अभाव में तमाम सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, साथ ही साथ उनकी मृत्यु हो जाती है, उस दर में कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ अन्य थीम भी दिए गए हैं मित्रों। यहां भी अगर हम देखें, अगर विकल्प नंबर 1 के रूप में देखें सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, ये प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, विश्व खाद्य दिवस की थीम है। अगर हम बात करें मित्रों ओनली ऑन अर्थ किसका थीम है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी के द्वारा किया गया था। इसी कारण पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किस सम्मेलन को कहा जाता है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन को कहा जाता है। और इसी सम्मेलन के द्वारा यह घोषणा किया गया कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और 2022 की थीम क्या है? ओनली ऑन अर्थ। अगर हम बात करें मित्रों मानवता के लिए योग, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2015 में पहली बार योग दिवस का आयोजन किया गया। कहां से किया गया? दिल्ली के राजपथ पर योग दिवस का पहला आयोजन किया गया। और अब की बार ये 8वां संस्करण था योग दिवस का। और इसका आयोजन कहां से किया गया? कर्नाटक के बेंगलुरु से किया गया। और 2022 के योग दिवस की थीम क्या है? मानवता के लिए योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है, तो यूएसए में स्थापित किया गया है। उसका नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया है। आइए इसी क्रम में यहां पिक्चर के माध्यम से देखें राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। अभी हम लोगों ने मित्रों देखा कि इसका उद्देश्य क्या है? शरीर के विकास के लिए जिन आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी प्रतिपूर्ति या उनके प्रति जागरूकता को विस्तृत करने के लिए, फैलाने के लिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन किया जाता है। अब यहां ध्यान रखना है किस मंत्रालय की यह पहल है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। आपसे पूछा जाता है कि प्रोटीन क्या है? आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक है। साथ ही साथ प्रोटीन से एक प्रश्न पूछा जाता है कि शरीर में कोशिका
कोशिकाओं के टूट फूट का निर्माण या टूट फूट की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो शरीर में कोशिकाओं के टूट फूट के निर्माण की जिम्मेदारी प्रोटीन की होती है। आपसे पूछा जाता है बाल और नाखून, बाल और नाखून, बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है बाल और नाखून में। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। यह भी हाल ही में है और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में भारत के द्वारा किसके साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया? यहां देखिए पहला विकल्प हमारा है नेपाल, दूसरा मालदीव, तीसरा भूटान, चौथा श्रीलंका। यहां हमारा जो सही विकल्प है मित्रों, यह विकल्प नंबर ये सही है। नेपाल और भारत के बीच में जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया। अब नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय भी नेपाल में, नेपाल के काठमांडू में स्थित है। अगर हम बात करें विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट एवरेस्ट, वो किस देश में स्थित है? तो वो नेपाल देश में स्थित है। अगर हम बात करें मित्रों कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेर बहादुर देउवा, शेर बहादुर देउवा जी जो हैं ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, जबकि राष्ट्रपति के रूप में विद्या देवी भंडारी जी जो हैं ये यहाँ की राष्ट्रपति के रूप में हैं। अगर हम बात करें यहां से भारत और नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है ये आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ अब यहाँ एक टर्म जो यूज हुआ है मित्रों, जैव विविधता संरक्षण। तो जैव विविधता संरक्षण किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था? तो 2002 के आधार पर जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लाया गया था। अगर हम बात करें मित्रों पर्यावरण के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, विश्व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 ईस्वी में। अगर हम बात करें विश्व वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये अधिनियम जो है 1980 ईस्वी में। अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 ईस्वी में। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पर्यावरण के दृष्टिकोण से या आपके इन्वायरमेंट वाले पोर्शन में लगातार परीक्षाओं में बने रहते हैं। अगर आपसे हम बात करें यहां पर 16 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन संरक्षण से संबंधित है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक समझौता होता है जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है और इसका उद्देश्य है ओजोन संरक्षण। अगर हम बात करें मालदीव के बारे में मित्रों, तो मालदीव की राजधानी माले है और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है। और भारत और मालदीव के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है? एक्वेरियन जो एक्सरसाइज है ये भारत और मालदीव के बीच में होता है। अगर हम बात करें भूटान के बारे में, तो भूटान की राजधानी जो है ये थिम्पू है और विश्व में सर्वाधिक वन किस देश में है? तो भूटान में विश्व में सर्वाधिक वन जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा है। अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरकोट्टे है और आपको याद रखना है मित्र शक्ति, साथ ही साथ स्लीनेक्स युद्धाभ्यास किन किन के बीच में होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और स्लीनेक्स नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए जैव विविधता संरक्षण
का आपको एक पिक्चर दिखाया गया है, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जिसके द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है उसके बारे में बताए जाने की घोषणा की गई है। आइए इसी क्रम में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर भारतीय नौसेना के एक नए पताका ध्वज का अनावरण किया। यहां देखिए पहला दिया गया गोवा शिपयार्ड, दूसरा मंगलौर शिपयार्ड, तीसरा कोच्चि शिपयार्ड, चौथा विशाखापट्टनम। यहां जो हमारा सही विकल्प है कोच्चि शिपयार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नौसेना की नई ध्वज पताका का अनावरण किया है। अब यहां ध्वज पताका से आपको समझना है, देखिए पहले एक पिक्चर के माध्यम से देखें। यहां देखिए जब भारत ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में था तो नौसेना का जो फ्लैग था कुछ इस तरह से दिखता था, लेकिन जब भारत आजाद हुआ उस दौरान यहां मध्य वाले क्रॉस वाले के मध्य वाले हिस्से में आपका अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है इसको अंकित किया गया और हाल ही में नया डिजाइन नौसेना के द्वारा प्रस्तुत किया गया और यह डिजाइन जो है अब से इसी के आधार पे नौसेना का जो पताका ध्वज पताका होगा उसका सिंबल इसी तरह से डिनोट किए जाने की घोषणा की गई है। अब यहां से जाने कि ये कहां से लिया गया है, तो आपको एक प्रश्न याद रखना है कि नौसेना के विकास में सर्वाधिक कार्य किसने किया था, तो छत्रपति शिवाजी ने सबसे ज्यादा नौसेना बल पर ध्यान दिया था और उन्हीं के द्वारा इस प्रकार के जो मोहर है इसका उपयोग किया जाता था और ये षटकोणी है और इसकी रचना जो है षटकोणी है और यहाँ सन वरुणम एक शब्द जो नेवी का आपका ध्येय वाक्य है इसको लिखा गया है कि जल के देवता सदा मंगलकारी हो या जल के देवता मेरा सदा मंगलकारी करें, यह शब्द भी चिन्हित किया गया है। आइए इसी क्रम में यहाँ पीछे हम लोग देखें तो कोच्चि शिपयार्ड के द्वारा अब यहां अभी हाल ही में हम लोगों ने बात कर रखा है मित्रों कि 2 सितंबर को भारत के द्वारा 100% स्वदेशी निर्मित आईएनएस विक्रांत जो है ये नौसेना में शामिल हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है और आने वाली परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 100% स्वदेशी निर्मित नौसेना में शामिल होने वाला पुत्र विमान कौन सा है, तो आईएनएस विक्रांत है। इसी क्रम में अगर हम मित्रों याद रखें तो नेवी के द्वारा कोविड के दौरान एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम ऑपरेशन समुद्र था। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? तो कोविड के दौरान भारत के बाहर जो अन्य देशों में भारतीय फंसे हुए थे तो नौसेना के द्वारा ऑपरेशन समुद्र के द्वारा उनको वापस लाया गया था। अगर हम बात करें कि प्रतिवर्ष नेवी डे कब मनाया जाता है, जो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और नेवी के प्रमुख कौन है, तो एडमिरल हरि कुमार जी जो हैं ये नेवी के प्रमुख हैं। अब यहां पर बात हो रही है सेना से संबंधित, तो जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होते हैं, तो तीनों सेनाओं के प्रमुख जो होते हैं ये राष्ट्रपति होते हैं ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें अभी हमने देखा नौसेना के प्रमुख कौन है, तो एडमिरल हरि कुमार हैं। अगर हम बात करें मित्रों वायुसेना की तो विवेक राम चौधरी जी जो हैं ये वायुसेना के प्रमुख हैं। अगर हम बात करें यही थल सेना की तो थल सेना के प्रमुख जो हैं मनोज पांडे जी जो हैं ये थल सेना के प्रमुख हैं। एक प्रश्न और अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है भारत के पहले सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो जनरल बिपिन रावत जी को भारत का पहला सीडीएस बनाया गया था जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गया और इनको 2021 के पद्म पुरस्कारों में जो पद्म विभूषण पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें यहां पर वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है, तो मनोज मुकुंद
नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे जी जो हैं ये भारत के नए सीडीएस या ऐसा कहिए कि दूसरे सीडीएस बनाए गए हैं। और अगर हम बात करें आईएनएस विक्रांत की मित्रों, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो कोच्चि शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है। और इसकी क्षमता कितने? इसमें 1600 सैनिकों की क्षमता है। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से पुनः देख लें। यहां देखिए, आपको जैसा बताया गया ब्रिटिश काल के दौरान जो नेवी का फ्लैग था वो कुछ इस तरह था, और उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो इसमें अशोक स्तंभ को चिन्हित किया गया, और जब नया ये जो फ्लैग का निर्माण किया गया जिसमें ये षटकोणीय संरचना लिया गया, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक के साथ साथ इसको सील्ड भी किया गया है, और ना सैनम वरुणम मतलब जल के देवता हमेशा कृपा करें वाक्य, नेवी का जो ध्येय वाक्य है उसको भी अंकित किया गया है। और ये कहां से लिया गया है? छत्रपति शिवाजी के जो मोहरे लगाई जाती थी उनसे लिया गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा पहला होम्योपैथिक अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? यहां देखिए, पहला है दुबई, दूसरा है यूएसए, तीसरा है जापान, चौथा है चीन। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, यह दुबई में आयोजित किया गया। अब यहां पर हम अगर बात ध्यान दें तो अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा था यूएई से संबंधित, तो यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी जो है यूएई की राजधानी है। अगर हम बात करें कि होम्योपैथिक, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ये किसके उपलक्ष्य में? तो सैमुअल हैनीमैन जो थे ये होम्योपैथी के फाउंडर या जनक के रूप में जाने जाते हैं। और ये किस देश से थे? ये जर्मनी के निवासी थे। अगर हम बात करें यहां मित्रों होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी के प्रति प्रचार या उसके प्रचार प्रसार के लिए पहला होम्योपैथी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और वो कहां किया जा रहा है? दुबई में, जो कि शहर कहां का है? यूएई का है। अगर हम बात कर लें यहां यूएई से एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि यूएई के द्वारा होप मिशन प्रारंभ किया गया। ये किससे संबंधित है? तो ये चंद्र मिशन है। अब विश्व का पहला पेपरलेस सरकार कौन है? तो यूएई की है। अगर हम बात करें जायद मेडल ये किसका सर्वोच्च सम्मान है या किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये यूएई का सर्वोच्च सम्मान है। साथ ही साथ आपको याद रखना है FATF के द्वारा हाल ही में ग्रे लिस्ट में डाले जाने की अनुशंसा किस देश को किया गया है? तो यूएई को किया गया है। अगर हम यहां बात कर लें यूएसए से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, तो आपको ध्यान रखना है क्वाड देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो क्वाड देशों में यूएसए शामिल है, जापान शामिल है, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया शामिल है, और इसके साथ ही साथ अपना प्यारा भारतवर्ष भी शामिल है। और इनके साथ एक युद्धाभ्यास होता है क्वाड देशों का, तो उसको मालाबार युद्धाभ्यास के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात कर लें जापान की, तो क्वाड देशों की चौथी बैठक का आयोजन कहां किया गया? जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। अगर हम बात करें पांचवी बैठक का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अब अगर हम यही बात कर लें मित्रों, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो श्रीलंका की राजधानी जो है जयवर्धनेपुरे, साथ ही साथ कोलंबो में इसका आयोजन किया गया। अगर हम बात कर लें मित्रों ब्रिक्स देशों का 13वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? क्रम आपको याद रखना है। 13वां का आयोजन भारत में किया गया और 14वां का आयोजन कहां किया गया? चीन में आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें G20 देशों की बैठक 2021 में कहां की गई थी? तो इटली में किया गया था। अगर हम बात करें 2022 में, तो इंडोनेशिया में किया गया। और 2023 की बात करें तो भारत के जम्मू कश्मीर में किए जाने की घोषणा की गई है। और इसके शेरपा कौन होंगे? अमिताभ कांत जी होंगे। अगर G7 की बात करें तो इसका आयोजन कहां किया गया था? जर्मनी में किया गया था। आपको ये सारे जो आयोजक स्थल हैं आपको जरूर याद रखने हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी परीक्षाओं में मददगार जरूर साबित होंगे। आइए एक पिक्चर के माध्यम से यहां देखें। यहां देखिए सैमुअल हैनीमैन का पिक्चर दिखाई जाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ आपको देखना है यहां पर देखिए विधान चंद्र राय,
हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर डे मनाया जाता है। और ये किसकी स्मृति में? तो विधान चंद्र राय जी की स्मृति में मनाया जाता है। और पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो विधान चंद्र राय जी थे। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा सिनर्जी का संबंध किससे है? देखिए दिया गया है कृत्रिम मानव है, साइबर सुरक्षा अपराध है, अभ्यास है, साथ ही साथ ड्रोन का समूह है, और अगला दिया गया है सुपर कंप्यूटर। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, यह विकल्प नंबर भी सही होगा। सिनर्जी जो है ये साइबर सुरक्षा अभ्यास है। यहां पर साइबर सुरक्षा से संबंधित आपको याद होगा कि विश्व का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा की बैठक कहां बुलाई गई थी? तो इंडोनेशिया में बुलाई गई थी। अगर हम बात करें कि सिनर्जी का उद्देश्य क्या है? साइबर अटैक से निजात पाना या साइबर अटैक को रोकना। अब साइबर अटैक किस रूप में होता है? रैंसम वियर के रूप में। यहां रैंसम वियर या मालावार या मालवेयर के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है या इसका मतलब क्या होता है? तो किसी भी दुर्गति भावना से या हिंसा की भावना से या अन्य किसी भावना से अगर ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाए जो कि हमारी या किसी के बिना अनुमति के उसकी जानकारियों को हैक कर ले, शेयर कर ले या चुरा ले, तो उसे रैंसमवेयर या मालवेयर के नाम से जाना जाता है। अब यहां बात हो रही थी साइबर अटैक से मित्रों, तो हमको ध्यान रखना है कंप्यूटर के क्षेत्र में आपको याद रखना चाहिए कि कंप्यूटर के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज जो है, बेबेज, इन्हें कंप्यूटर का जनक के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें यहां मित्रों सुपर कंप्यूटर की, भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो परम 8000 जो है ये पहला भारत का सुपर कंप्यूटर है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि सुपर कंप्यूटर का निर्माण भारत में किस संस्था के द्वारा की जाती है? सीडैक के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है। आपको याद होगा परम सुपर कंप्यूटर को कहां पर स्थापित किया गया है? तो आईआईटी रुड़की में परम कंप्यूटर का जो है को स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? विजय भटकर जो हैं, विजय भटकर जी को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें हाल ही में चर्चा में रहा है स्वाम क्या है? तो स्वाम जो है ड्रोन का एक समूह है। क्या है? ड्रोन का एक समूह है। आपको याद आ रहा होगा आयरन ड्रोम पद्धति किस देश का है? तो ये इजराइल का है। और इजराइल के आधार पे भारत ने किसका इजाद किया है? तो इंद्रजाल का इजाद किया है। आपसे प्रश्न भी पूछा गया है कि इजराइल के आधार पर भारत ने किस प्रकार के सुरक्षा को विकसित किया है? तो आयरन डोम की पद्धति पे इंद्रजाल को विकसित किया है। अगर बात करें हम विश्व का सबसे तेज या विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रंटियर जो है, फ्रंटियर ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। किस देश का है? यूएसए का है। जबकि दूसरे स्थान पे कौन है? जापान का फुगाकू जो है ये सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए पिक्चर के माध्यम से दिखाई जाने की कोशिश की गई है। ये फ्रंटियर का पिक्चर है और ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। जबकि यहां सिनर्जी के बारे में इंप्रूवमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स एप्लीकेशन, ये कार्य होगा किसका? ये सिनर्जी का कार्य होगा कि साइबर अटैक से इनको सुरक्षित बनाए रखने का काम किया जाएगा। ये किस मंत्रालय की पहल है? तो MIT मंत्रालय की पहल है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किसकी आत्मकथा द हीरो ऑफ टाइगर हिल चर्चा में रही है? यहां देखिए पहला दिया गया है बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरा नेल्सन मंडेला, तीसरा सूबेदार योगेंद्र सिंह और चौथा मिशेल ओबामा। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर सी सही होगा। सूबेदार योगेंद्र सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स।
अब यहां से आपको ध्यान रखना है विकल्प के माध्यम में कि द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स किसकी आत्मकथा है, तो सूबेदार योगेंद्र सिंह जी की है। आपको यहां ध्यान रखना है कि सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता कौन है, तो ये सूबेदार योगेंद्र सिंह जी जो थे ये सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता हैं। अगर हम बात कर ले मित्रों स्वतंत्रता सेनानियों में, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, तो खुदीराम बोस जी जो थे ये सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अगर हम बात करें, यहां बुक की बात हो रही है तो हाल ही में चर्चा में रही है बेंजामिन नेतन्याहू की बीबी माई स्टोरी बुक किसकी आत्मकथा है, तो ये किसकी आत्मकथा है, बेंजामिन नेतन्याहू की है। अब बेंजामिन नेतन्याहू से याद रखना है ये पूर्व प्रधानमंत्री रहे कि कहां के, इजराइल के। वर्तमान में कौन है, तो नेप्ताली बेनेट जो हैं ये वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। और यहां के राष्ट्रपति कौन है, तो यार लैपिड जो हैं यहां के राष्ट्रपति हैं। अगर हम बात करें मित्रों इजराइल की राजधानी क्या है, तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और यहीं पे 17वां मिस यूनिवर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। और 17वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है, तो हरनाज संधू, और इनका संबंध कहां से है, चंडीगढ़ से है। अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला जी के बारे में, तो प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। और पहले आश्वेत अफ्रीकी राष्ट्रपति कौन थे, तो नेल्सन मंडेला। इनकी एक बुक आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बार बार परीक्षाओं में पूछी गई है। अगर हम बात करें मिशेल ओबामा की, तो वी कमिंग एक बुक है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ कैरी द लाइट किसकी बुक है, तो ये बुक भी किसकी है, मिशेल ओबामा की है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख ले। यहां देखिए सूबेदार योगेंद्र सिंह जी का एक पिक्चर दिखाए जाने की कोशिश की गई है, साथ ही साथ आपको टाइगर हिल्स का भी पिक्चर दिखाए जाने की कोशिश की गई है। आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में विश्व नारियल दिवस किस दिवस को मनाया गया, देखिए यहां दिया गया है 31 अगस्त, दूसरा 5 सितंबर, तीसरा 2 सितंबर और चौथा जो है 30 अगस्त। यहां जो सही हमारा विकल्प है मित्रों 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें मित्रों कि 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो जो नारियल उत्पादक देश हैं उनके द्वारा विश्व नारियल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। अब यहां पर हम एक प्रश्न ध्यान दें तो आपसे पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन कहां पर होता है, तो विश्व में सर्वाधिक नारियल उत्पादन इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, नुनसुन तारा है, इंडोनेशिया। फिर दूसरे स्थान पे फिलीपींस है, जबकि तीसरे स्थान पे अपना प्यारा भारतवर्ष है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि विश्व में नारियल उत्पादन में पहले स्थान पे इंडोनेशिया है, दूसरे स्थान पे फिलीपींस है और तीसरे स्थान पे मित्रों भारत है। अगर हम भारत में पूछे कि पहले स्थान पे कौन है, तो केरल राज्य नारियल उत्पादन में पहले स्थान पे है। अगर हम बात करें मित्रों यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में तेल नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात कर ले यही 5 सितंबर के बारे में, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के स्मृति में। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम बात कर ले 16 सितंबर के बारे में, तो अभी हम लोगों ने बात कर रखा है मित्रों 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें हाल फिलहाल के कुछ महत्वपूर्ण
दिवस जो हैं जो कि पहली बार मनाए जाने की घोषणा किया गया। जैसे अगर बात करें भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 14 अगस्त के बारे में तो विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें यही 26 दिसंबर के रूप में तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में, वीर बाल दिवस के रूप में। अगर हम बात कर लें 16 जनवरी के बारे में मित्रों, 16 जनवरी तो स्टार्टअप दिवस के रूप में। अगर हम बात कर लें 23 जनवरी के बारे में तो पराक्रम दिवस के रूप में। अगर हम बात करें 21 फरवरी के बारे में तो विश्व प्रोटीन दिवस के रूप में। अगर हम बात करें 16 मार्च को तो विश्व वैक्सीनेशन दिवस के रूप में 16 मार्च को टीकाकरण दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि आपको रिकॉल करते रहना है, याद रखते रहना है। ये आपकी परीक्षाओं में जरूर मददगार साबित होंगे। आइए यहां पर देखिए, आपको नारियल का पिक्चर भी दिखाया गया है जिससे आप इसे रिलेट कर पाएंगे, याद कर पाएंगे कि 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। और यहां देखिए नाइजर नदी को भी दिखाए जाने की कोशिश की गई है। यहां से पाम ऑयल का निर्यात ज्यादा होता है, इसी नाते इस नदी को तेल नदी या तेल रिवर के नाम से जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न को देख लें। हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया? यहां देखिए पहला दिया गया कल्याण चौबे, दूसरा आदिल सुमरीवाला, तीसरा ज्ञानेंद्रो निगोबम और चौथा दिया गया विश्वनाथन आनंद। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, यह विकल्प नंबर ए सही होगा। कल्याण चौबे जी को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया। अब यहाँ अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? 1937 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आदिल सुमरीवाला जी को नियुक्त किया गया है। अब यहां पर आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ था। 23 जून 1894 ईस्वी। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहां पर मित्रों ज्ञानेंद्रो निगोबम की, तो हॉकी इंडिया के प्रमुख कौन है? तो ज्ञानेंद्रो निगोबम है। अगर हम बात कर लें हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। अगर हम यहां से देखें अगले प्रश्न के रूप में कि विश्वनाथन आनंद जी को हाल ही में फीफा फुटबॉल महासंघ का प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया। कहां किया गया? चेन्नई में किया गया। और इसका शुभंकर क्या था? थम्बी जो है इसका शुभंकर था। और यहीं पर 75वां ग्रैंड मास्टर, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वी प्रणव जो हैं ये 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगर हम बात कर लें कि विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्सन कार्लसन को लगातार एक वर्ष में 3 बार किसने पराजित किया? तो आर प्रज्ञानन जो हैं इन्होंने लगातार 3 बार विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्सन कार्लसन को पराजित किया। और ऐसा करने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। पहले कौन है? विश्वनाथन आनंद जी हैं। दूसरे कौन है? हरि कृष्णा जी हैं। और तीसरे आर प्रज्ञानन हैं। अगर हम बात करें कि भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो डी गुकेश जो हैं ये भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं। और विश्व के अभिमन्यु मिश्रा ये यूएसए के हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें भारत में पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद जी थे। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो विश्वनाथ आनंद जी को। अगर महिला के रूप में बात करें तो विजय लक्ष्मी पहली भारत की ग्रैंड मास्टर थी, महिला ग्रैंड मास्टर।
आइए इसी क्रम में यहाँ देखिए, ये पिक्चर के माध्यम से कल्याण चौबे जी को दिखाया गया है। अन्य पदाधिकारी कोषाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं और यहाँ इन्होंने किसको पराजित किया है? वाईचिंग भूटिया जी को पराजित करके ये फुटबॉल संघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आइए इस अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में किसे संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए पहला दिया उत्पल कुमार, दूसरा रवि कपूर, तीसरा विजय शेखर शर्मा, चौथा सलील पारेख। यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, विकल्प नंबर ए सही होगा, उत्पल कुमार। अब यहाँ संसद टीवी को हम जाने तो हाल ही में यह चर्चा में रहा लोकसभा टीवी, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय किया गया था और इन दोनों के विलय से संसद टीवी बनाया गया और इसके पहले सीईओ किसे नियुक्त किया गया था? तो रवि कपूर जी को नियुक्त किया गया था और इनका कार्यकाल समाप्त होने पर इनका स्थान किसने लिया है? तो उत्पल कुमार जी ने लिया है। अगर हम बात करें विजय शेखर शर्मा जी की तो पेटीएम के सीईओ कौन है? तो ये विजय शेखर जी हैं। जबकि सरल पारिक जी के बारे में बात करें तो इन्फोसिस के सीईओ कौन है? तो ये सलील पारिक जी हैं। आपको ये ध्यान रखना है लोकसभा जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो आपको हमने बताया था, हमें याद रखना है सरला। हमें याद क्या रखना है मित्रों? सरला। अब संसद किन किन से मिलके बनता है? तो आप ये पुनः रिकॉल कर लीजिए, राष्ट्रपति और दूसरा राज्यसभा, साथ ही साथ आपको याद रखना है लोकसभा। क्या याद करना है? आपको याद करना है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है और संसद अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 79 में है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो ये अस्थाई सदन है। क्या है मित्रों? अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं किया जाता। लेकिन आपको ध्यान रहे, अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है तो ये 6 वर्ष का होता है और इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है। अगर हम बात करें लोकसभा की तो अनुच्छेद 81 में वर्णित है यह अस्थाई सदन है या इसे निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। अभी आपको याद रखना है कि हाल ही में संसदीय राष्ट्रमंडल का आयोजन किया गया है। तो यह क्रम कौन सा था? तो यह 65वां क्रम का था और कहां किया गया? कनाडा में किया गया और इसके भारत की तरफ से प्रमुख के रूप में कौन गए हैं? तो ओम बिरला जी गए हैं और 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लें। यहां देखिए आपको दिखाया गया है, जैसा कि पहले हम लोगों ने बात किया है कि 2021 में लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय किया गया और संसद टीवी का निर्माण किया गया और इसके पहले जो सीईओ हैं ये रवि कपूर जी को और दूसरे इनके स्थान पे कौन होंगे? उत्पल कुमार जी को नियुक्त किया गया है। आइए इसी क्रम में इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? अब यहां ये किसके द्वारा किया गया? संस्था को भी ध्यान रखिए, NCRB। इसका फुल फॉर्म जो होता है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अब ये बात हो रही है विकल्पों में अगर देखें तो यहां देखिए, पहला आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा केरल। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, सबसे ज्यादा राजद्रोह के केस जो दर्ज किए गए हैं वो आंध्र प्रदेश में दर्ज किए गए। 78% राजद्रोह के केस कहां दर्ज किए गए हैं? आंध्र प्रदेश में दर्ज किए गए। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी हैं। और अगर हम बात करें राज्यपाल कौन है तो विश्वभूषण हरिचंदन जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर हम बात करें भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है तो ये आंध्र प्रदेश है। कब गठित हुआ था? 1956 ईस्वी में।
आंध्र प्रदेश ने हाल ही में अपना नया नक्शा जारी किया है। कितने नए जिले बनाए हैं? 13 नए जिले बनाए हैं। और पहले कितने जिले थे? 13। आंध्र प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 26। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और भारत का नवीनतम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां की जा रही है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। आपको याद होगा मित्रों, हम लोगों ने याद रखा था कि द्विसदनीय राज्य भारत में कितने हैं, तो हमने आपसे बताया था कि 6 राज्य द्विसदनीय हैं। कौन कौन से हैं? तो आप पुनः रिकॉल कर लीजिए। उत्तर प्रदेश है, साथ ही साथ बिहार है। उत्तर प्रदेश, बिहार है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक। अब यहीं पे तेलंगाना याद रखिए और आंध्र प्रदेश को याद रखिए। अब बात हो रही है तेलंगाना की, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अगर हम बात करें फलों के उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में पहले स्थान पे है। 12वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो आंध्र प्रदेश में किया गया। अगर हम बात कर लें यहीं एक मैप के माध्यम से आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ जानकारियों के बारे में, देखिए कुछ नेशनल पार्क आपको ध्यान रखना है, पहले वो देख लें। पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहां स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब एक छोटा सा आइडिया हम लोग लें कि आंध्र प्रदेश किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो आप देख पा रहे होंगे मित्रों, यहां नीचे तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश सीमा साझा करता है। यहां देखिए कर्नाटक से अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही साथ यहां देखिए तेलंगाना है। साथ ही साथ आप देखिए यहां पर छत्तीसगढ़ है। और ये देखिए उड़ीसा, मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है आंध्र प्रदेश। आपको जरूर याद रखना है। इसी क्रम में यहां पर आपका ये सेशन 10 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सेशन समाप्त हो रहा है। और आपसे पुनः एक बार हम कहना चाहेंगे कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अपने फीडबैक को कमेंट करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।